जी, इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंक्चुएशंस के बारे में। पंक्चुएशंस हर लैंग्वेज का पार्ट है और पंक्चुएशंस जिसमें हम पंक्चुएटेड मैसेज कहते हैं वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी के लिए है। जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये पंक्चुएशन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं, मार्क्स में भी और पॉजेस में। तो मार्क्स एंड पॉजेस सच एज फुल स्टॉप, कोमा एंड ब्रैकेट्स, ये used in writing to separate sentences and their element, and the objective is to clarify the message. Punctuations oral language में भी हैं जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं। इवन के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर यूज़ किया जाता है ओपन पंक्चुएशन एंड क्लोज पंक्चुएशन। लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो अगेन CSS है। तो CSS के अंदर जो रिटन फॉर्म में पंक्चुएट करते हैं तो उसको हम पंक्चुएशंस इन द रिटन फॉर्म बात कर रहे हैं। और इसको जनरली हम क्लासिफाई करेंगे पॉजेज में और मॉक्स में। अब देखेंगे इसकी यूटिलिटी जो है वो एसे हो या प्रेसी हो, जहाँ भी हो, वहाँ ना सिर्फ हम वर्ड्स को प्रिसाइज कर सकते हैं, अपने मैसेज को जो है वो कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, वर्ड्स को हम कम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसके एक्सप्रेशन को भी डेवलप कर सकते हैं। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंक्चुएशन इज़ टू सेव टाइम एंड टू डेवलप एक्सप्रेशन एंड टू क्लैरिफाई योर मीनिंग्स। मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि ये जो स्पेसिंग यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल साइंस हैं, सर्टन टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस हैं, ये हमें हेल्प आउट करती हैं किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग करेक्ट रीडिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट, वेदर उसको हम साइलेंटली पढ़ें या रीड अलाउड करें। तो पंक्चुएशंस बेसिकली न सिर्फ हमारा टाइम सेव करते हैं, न बल्कि स्ट्रेस, और ये सर्टन कोड्स होते हैं जो डी कोड करके हमारे मैसेज को कभी स्ट्रेस, कभी उसमें क्लैरिटी देते हैं, कभी उसको मैग्नीफाई करते हैं। जनरली जैसे मैंने बताया कि पंक्चुएशन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक आपको पॉजेस नज़र आ रहे हैं और दूसरे जो होंगे वो मार्क्स होंगे। मैं पहले पॉजेस में बात कर रहा हूँ। जैसे आप पॉजेस को देखते हैं तो हम फुल स्टॉप की बात करते हैं, कोमा की बात करते हैं, सेमी कॉलन एंड कॉलन। फुल स्टॉप उसका साइन भी आपको नज़र आ रहा है, कोमा, सेमी कॉलन ये डॉट और कोमा है, और कॉलन ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम एक्सप्लेनेटरी साइन भी कहते हैं। लाइकवाइज पॉजेस ये भी हैं जिसके अंदर हाइफन है, डैश है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट को हम कह रहे हैं पैरेंथेसिस, कैरेट है, कैरेट ये साइन है, ये जैसे फिजिक्स का लैम्डा होता है, समथिंग मिसिंग विच इज गिवन अबव, अपॉस्ट्रोफी यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें पॉजेस है। तो फर्स्ट हम पॉजेस को डील करेंगे। देखिए, मैंने भी ये बताना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी कन्फ्यूजन होती है वो इन 4 पॉजेस में होती है, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन एंड कोमा। और ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाए और इनमें से कहाँ कोमा प्लेस किया जाए, कहाँ सेमी कॉलन प्लेस किया जाए। मैं यहाँ पे एक साइन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखता हूँ दिस इज फुल स्टॉप, इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज फुल स्टॉप। ये साइन क्या है? दिस इज ग्रेटर दैन। और ये साइन क्या है जिसको मैं कह रहा हूँ फुल स्टॉप ग्रेटर दैन, दिस इज द साइन, और मैं इसको कह रहा हूँ कॉलन, ये साइन कॉलन है। अगेन ग्रेटर देन, ये साइन फिर आपके पास आ गया, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। अगेन ग्रेटर देन, और ये साइन आ गया जिसको हम कह रहे हैं कोमा। अब यहाँ से आप देखें कि अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूँ तो इसको कहते हैं कि ये क्या है? दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज, सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में पॉज है। और अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज, सबसे छोटा पॉज है। अगर हम फुल स्टॉप की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप को हम क्या डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड पे लगाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद लगाया जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेमेशन के बाद लगाया जा रहा है। तो ये सारे फुल स्टॉप, और इसके बाद हम क्या करते हैं? कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि ये बात मुकम्मल हो गई है। तो फुल स्टॉप क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट पॉज है।
जब हम कहां पे इंसर्ट करते हैं? एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वेयर सेंस इज कंप्लीट। इसके बरक्स जब हम बात करते हैं कॉलन की, तो नजर आ रहा है कि कॉलन क्या है? कॉलन इज लेस देन फुल स्टॉप बट ग्रेटर देन सेमी कॉलन, और इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी साइन है। इसलिए एक्सप्लेनेटरी साइन के लिए आप क्या यूज करते हैं? कॉलन को यूज करते हैं। एक्सप्लेनेटरी साइन को अगर मैं हाईलाइट करूं तो जरा गौर करें कि कॉलन ये एक्सप्लेनेटरी साइन को शो कर रहा है। ये हम तकरीबन इंग्लिश में 4 कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। मसलन टू एक्सप्लेन, एसटीएच का मतलब है समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग। जैसे मैंने कहा आई बॉट स्टेशनरी, if I'm coming from the stationery shop and somebody is asking me what you bought, I said I bought stationery. He said what in stationery? तो मैं कहूंगा I bought stationery colon pen comma pencil and eraser। तो मैंने क्या किया? मैंने उसको एक्सप्लेन किया। लाइकवाइज हम कहते हैं, क्या करते हैं? कॉलन यूज किया जाता है टू डिफाइन समथिंग। जैसे कहा इकोनॉमिक्स, और हमने इसको अंडरस्कोर किया इकोनॉमिक्स को, और फिर हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। टू डिफाइन समथिंग हम कहते हैं टू कोट समथिंग। कोट कैसे है? हम कहते हैं शेक्सपियर क्लेम्स, उसने कहा नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। मैंने यहाँ कॉलन लगाया है, मैं यहाँ इन्वर्टेड कोट्स भी लगा सकता था। इन्वर्टेड कोट्स एज इट इज शो करेगा, लेकिन जब हम उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कुरान पाक की वर्सेस भी हैं, तो फिर हमें प्रेफरेबली क्या यूज करना चाहिए? कॉलन यूज करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं टू कोट समथिंग एंड टू एग्जाम्पल समथिंग। जैसे आप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यूज करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो वहां पे यूज किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको भी हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कॉलन, और उसके साथ हम कह सकते हैं कि हमने क्या खरीदा जी? हम कहते हैं पेन कोमा पेंसिल एटसेट्रा। तो उस जगह भी एग्जाम्पल शो करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। सो दैट मीन्स हमने कहा कि जी कॉलन। फिर देखिए सेमी कॉलन कहाँ यूज किया जाता है? सेमी कॉलन हम बता रहे हैं, इसका साइन फुल स्टॉप और कोमा है। हमने कहा डील्स विद इंटरडिपेंडेंट सेंटेंसेस, इंटरडिपेंडेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सेंटेंसेस को हम क्लॉजेस भी कह सकते हैं और फ्रेजेस भी, यानी कि फ्रेजेस हो या क्लॉजेस सेंटेंसेस हो, जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं तो वहां पे सेमी कॉलन लगाया जाता है। कैसे? अब मैं इस पे बात करूंगा। देखिए हम कहते हैं ही डज नॉट गो आउट मच, और इसके बाद अगर मैं कहता हूं सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन फुल स्टॉप वहां लगाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वेयर सेंस इज कंप्लीट। ये अपनी सेंस मुकम्मल नहीं कर रहा, इसकी सेंस बेस कर रही है। जब हम कहते हैं डज नॉट गो आउट मच, ये अब्रप्ट है। इसलिए हमने क्या किया? कॉन्टिन्यूटी है तो कोमा कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, तो मैंने इसी के साथ कोमा लगाया। तो ये कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा है? इट इज क्लियर दैट ही लाइक्स टू स्टे एट होम। अब ये सेंटेंस जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इनके अंदर सेमी कॉलन लगा दें तो ये इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसी इंटरडिपेंडेंट नेचर को अगर मैं कंजंक्शन यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं एंड। अब मैं कहता हूं इट डज नॉट गो आउट मच एंड इट इज क्लियर दैट ही लाइक्स टू स्टे एट होम। यही चीज हम प्रेसी में यूज करते हैं कि हम इसको एनरिच करने के लिए, वर्ड्स कम करने के लिए, इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, अगर वहां पे एंड मौजूद है तो मैं उसको निकाल दूंगा और एंड को रिमूव करके मैं वहां पे सेमी कॉलन लगा दूंगा। इस चीज को कहते हैं कि सेमी कॉलन एज ए कंजंक्शन भी इस्तेमाल होता है। तो ये सेमी कॉलन एज ए कंजंक्शन, क्योंकि ये भी कंजंक्शन है, उसकी रिप्लेसमेंट है। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आ रही है, एग्जाम्पल आ रही है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलन एक्सप्लेनेटरी साइन है, और मैंने आपको बताया कि सेमी कॉलन इंटरडिपेंडेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस को शो करता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर मैं इस बट को रिमूव करूं तो मुझे क्या लगाना चाहिए? क्या मुझे कॉलन लगाना चाहिए, मुझे सेमी कॉलन लगाना चाहिए, मुझे क्या लगाना चाहिए? मसलन हमने कहा स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, और यहां पे अब सेमी कॉलन नजर आ रहा है। अब देखेंगे यहां पे सेमी कॉलन नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है? स्पीच इज सिल्वर इंडिपेंडेंट है, ये आइडिया या क्लॉज इंडिपेंडेंट है। साइलेंस इज गोल्ड अपना मतलब दे रहा है, इंडिपेंडेंट है। एक बात। दूसरी बात, स्पीच इज सिल्वर की एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है, साइलेंस इज गोल्ड। तीसरी बात, ये
हमने बट को रिप्लेस करना है, बट एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, स्ट्रेस हमें ज़्यादा चाहिए। ये तीन वो कंडीशंस हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पे कॉलन लगाना चाहिए, और कॉलन इसको रिप्लेस करके बताएगा कि जी ये क्या होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली कॉलन, ये साइन होना चाहिए यहाँ पे इस जगह। अगर मैं फुल स्टॉप पे बात कर चुका हूं, कॉलन पे बात कर चुका हूं, सेमी कॉलन पे बात कर चुका हूं, कोमा पे बात करूं, तो कोमा शॉर्टेस्ट पॉज है, जैसे कि हमने शो किया कि कोमा क्या है, शॉर्टेस्ट पॉज है। शॉर्टेस्ट पॉज। और डील्स किसको करता है, या वर्ड या फ्रेजेस को डील्स करता है। अगर मैं ये कह दूं कि कोमा एडजेक्टिव को करता है, अगर मैं कह दूं कि कोमा जो है वो वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, तो देखिए कोमा डील्स विद वर्ड्स एंड कोमा डील्स विद फ्रेजेस। कोमा मार्क अ पॉज, इनको डील करता है। दो के शॉर्टेस्ट पॉज है बट प्लेज अ वाइटल रोल। मसलन कोमा डील्स विद लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अगर मैं कहता हूं टुडेज मॉर्निंग इज चिली, विंडी एंड फॉगी, तो देखिए कोमा लिस्ट ऑफ वर्ड्स को कर रहा है। मैंने प्रीवियस ये भी बात की कि आई बॉट व्हाट, आई बॉट स्टेशनरी, पेन, कोमा पेंसिल एंड इरेजर। इसी तरीके से कोमा मार्क ऑफ पास को भी शो करता है। जैसे हमने कहा कायदे आज़म कौन है, कोमा द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग है, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है, ये एक्सप्लेनेटरी डिटेल है, इसको हम क्या करते हैं, हम कोमा के जरिए करते हैं। और आगे क्या किया, चेंज द कार्टोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो कोमा मार्क ऑफ पास भी यूज किया जाता है। फिर देखिए हाइफन, जिसको हम स्मॉल डैश भी कहते हैं, हाइफन या इसको हम स्मॉल डैश भी बोलते हैं, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये कंपाउंड या हाइफनेटेड वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स क्या है, जो कोऑपरेशन है, फादर इन लॉ, हमारा रिलेशनशिप, स्टेप मदर, फॉस्टर ब्रदर। और सबसे अहम बात कि हमें सिखाया जाता है फॉर शॉर्ट स्पेसिंग। अब शॉर्ट स्पेसिंग के लिए याद रखें कि इंग्लिश में जब साउंड होती है, मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो ये ट्राइसिलेबिक वर्ड है। ये ब्यू से, टी से और फुल पे जाके होता है। और जब मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि या तो मैं इसको लिखता हूं ब्यूटीफुल, तो मैं इसको ब्यू, इसको यहां से ब्रेक करूंगा और यहां पे आ जाएगा टी फुल। लेकिन अगर मैं इसको ये ब्रेक कर देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आपको सिलेबल ब्रेक करने आने भी, अगर आते भी हों, तो फिर भी आप पेपर में कोशिश करें कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर लें, क्योंकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो ये क्या करेगा, वो कभी लिखेगा ब्यू और यहाँ पे टी कर देगा और IFUL, उसने साउंड को वहाँ से ब्रेक कर दिया जहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते थे। इसलिए यू कैन अवॉइड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फेमिलियर विद द function of the short spacing that we use with the help of hyphen. आपको पता है कि डैश कहाँ यूज किया जाता है, डैश यूज किया जाता है टू रिलेट प्रीवियस रेफरेंसेस। ये लॉन्गर सेंटेंसेस में यूज होता है, ये करंट अफेयर में भी यूज होता है, ऐसे में भी यूज करते हैं हम। जैसे ये आप देखें कि पूरी पूरी क्लास में शो कर रहा हूं, मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बॉय एंड गर्ल। हम सोचते हैं ये तमाम क्या, अगर मैं स्पोकन में बात करूंगा तो मैं कहूंगा दे ऑल फॉट फॉर फ्रीडम। अब मेरा स्ट्रेस है ऑल फॉट फॉर फ्रीडम, लेकिन उसी स्ट्रेस को अगर मैंने कन्वर्ट करना है रिटन में तो मुझे डैश चाहिए। तो मैंने ये प्रीवियस सारे रेफरेंसेस को आगे रिलेट किया, दे ऑल व्हाट, दे ऑल फॉट फॉर फ्रीडम। तो क्या करता है, प्रीवियस रेफरेंस को रिलेट करने के लिए डैश लगाया जाता है। डैश का एक और फंक्शन भी है कि बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लेनेटरी फ्रेज, जैसे कोमा लगा था, ज्यादा लॉन्गर पास के लिए हम डैश यूज करते हैं। जैसे देयर विल बी अ टाइम, अ ब्लेस्ड टाइम व्हेन कश्मीर बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हालांकि ये हो सकता है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन कश्मीर बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन क्वेश्चन इज स्टिल देयर, व्हाट टाइम, अ ब्लेस्ड टाइम। तो मैंने यहाँ डैश आगे पीछे लगाया। आप कहते हैं नहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि नहीं कोमा क्यों नहीं हो सकता, कोमा उतना स्ट्रेस नहीं करेगा। आप कहेंगे नहीं पर हम पेपर में क्या करें, मैं कहूँगा प्रेफरेबली आप पेपर में कोमास लगाया करें, डैश ना लगाया करें, ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर आए। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को शो करता है, ये एडिशनल मीनिंग देता है। आप जब लिखते हैं WTO तो ये 1 वर्ड काउंट होता है, लेकिन अगर मैं कहूँगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो 1, 2 एंड 3 वर्ड्स होंगे।
पैरेंथेसिस में जो चीज़ होती है काउंट नहीं होती। हमने एक दफ़ा जैसे जर्नलिस्ट स्टाइल होता है, उस जर्नलिस्टिक स्टाइल में वो क्या करते हैं राइटर, वो आपको एक दफ़ा बता देता है और उसके बाद फिर इसका प्रोनाउन यूज़ कर लेता है या WTO यूज़ कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो एनी हाउ WTO इज ऑफरिंग रिलीफ पैकेजेस फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखें पैरेंथेसिस अगर निकाल दी जाए तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर रिटेन हो तो वो क्या होगा, उसके एडिशनल मीनिंग देगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करेगा, इसलिए पैरेंथेसिस ज़रूरी है। आपने एक चीज़ नोट की कि मैं बार बार क्या कर रहा था, मैं फुल स्टॉप भी लिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम रिव्यू करें, अगर इस स्लाइड को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने हाइफन भी लिखा और आगे उसका साइन भी दिया, डैश भी लिखा, साइन भी दिया, फुल स्टॉप भी और उसका साइन भी। मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि पैरेंथेसिस जो है उसका रोल क्या है। पैरेंथेसिस नेवर हार्म्स द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, रादर इट इज मेंट फॉर एडिशनल मीनिंग। ये एडिशनल मीनिंग आपको देता है। कैरेट अगेन आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी कि जब आपसे कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एरो डाल देते हैं या शॉर्ट स्पेसिंग में लिखना शुरू कर देते हैं। नो, इसका प्रॉपर फॉर्मूला ये है कि आप क्या करें, समथिंग मिसिंग विच इज़ गिवन अबव। मैं लिख रहा हूं तो मेरे से मिस हो गया, यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस। अब क्या है, डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ पीपल। अब मुझे लिखना है दैट विच, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये वाला कैरेट, इसका ये भी साइन हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है, ये कैरेट लगाऊंगा और अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। लाइकवाइज हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसका वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज टू शो पोजेशन। आप जानते हैं कि पोजेशन में जो लिविंग पर्सन्स हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, और अपॉस्ट्रोफी को देखने के लिए आर्टिकुलेट करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अपने ऑर्थोग्राफी स्पेलिंग को ठीक करना है, आपने अपने जो है वो ग्रामर को ठीक करना है, तो आप अपनी आर्टिकुलेशन जो है उसको भी सही करें। मीन्स के जब अपॉस्ट्रोफी की बात होती है तो हिसिंग साउंड होती है, और हिसिंग साउंड क्या है, स की आवाज़ आपको आएगी। इसको आपने देखना है कि क्या वर्ड में ऑलरेडी मौजूद है या वो डबल हो रहा है या हमें इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिविंग पर्सन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अगर आ जाता है यहां पे क्वेश्चन के पेन ऑफ बॉय, पेन ऑफ बॉय, तो आप देखेंगे ये लिविंग है, इसके साथ ऑफ नहीं होगा। इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये फॉर्म दूंगा, मैं कहूंगा बॉयज पेन इंस्टेड ऑफ पेन ऑफ बॉय। लाइकवाइज अगर मैं कहता हूं बॉयज कॉलेज, तो आप देखिए इसमें हिसिंग साउंड ऑलरेडी मौजूद है, वहां मैंने बॉयज पेन ऐड किया था, लेकिन यहां पे बॉयज में ऑलरेडी हिसिंग साउंड मौजूद है। अगर ऑलरेडी हिसिंग साउंड हो तो अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगाई जाती है, वहां पे एडिशनल एस नहीं दिया जाता, बॉयजेस नहीं होगा। लाइक ऑफिसर्स एकेडमी, तो यहां अगर गौर करें तो यहां पे ऑलरेडी एस मौजूद है, यहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगी है, एडिशनल एस नहीं है। लेकिन यही चीज देखिएगा कि अगर आप प्लूरल फॉर्म कहते हैं कि क्या ये प्लूरल के लिए फॉर्मूला है, तो प्लूरल में तो ये भी प्लूरल है मेंस, लेकिन इसके साथ हिसिंग साउंड नहीं है तो हमने अपॉस्ट्रोफी भी लगाई और एस भी लगाया। चिल्ड्रन ये भी प्लूरल है, अपॉस्ट्रोफी भी लगा रहा हूं एस भी, और इसकी टोन भी क्या आ रही है, मेंस टोन, हिसिंग साउंड एक है, चिल्ड्रंस वर्ल्ड एक है। नाम में ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब नेम आता है तो एक शख्स है वकास, तो मैं कहूंगा वकास हाउस, नो, मुझे क्या कहना होगा, मुझे कहना होगा वकास's हाउस, वकास's हाउस। सो दैट मीन्स डबल टोन आ रही है। वेरी फेमस अब्बास's हाउस, कीट्स's सेंसुअसनेस, डबल टोन आ रही है। तो नाम के अंदर ये चीज है। आप देख सकते हैं कि मैंने हिसिंग साउंड जब बॉयज पेन में यूज किया, बॉयज कॉलेज में यूज किया, मेन स्टोर में यूज किया, वकास's हाउस। अपॉस्ट्रोफीज के अलावा कॉन्ट्रैक्शन में यूज की जाती है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शॉर्ट एंड फॉर्म, लाइक डजंट, डोंट, वोंट। एक बात और भी याद रखिएगा कि जो इंग्लिश के ये दो पेपर हैं, इसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश कहती है कि आप डजंट की बजाय डज नॉट यूज किया करें, वोंट, वुड नॉट यूज किया करें। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैं बता रहा था अपॉस्ट्रोफी यहां भी यूज की जाती है, ये भी अपॉस्ट्रोफी है।
अभी हमने बात की थी पॉजेस की, अब हम बात करेंगे मार्क्स। जैसे हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी बात की, या आप देखें कि उसके अंदर मूड्स में भी बात की सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव मार्क के अंदर आप देखें इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे हम कह रहे हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर, हमने इंट्रोगेटिव मार्क लगाया। एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट एन आइडिया। कोटेशन मार्क, ही सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो ये जो मार्क्स हैं ये यूज किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर के कैपिटलाइज कैसे किया जाता है, और इसके लिए एक और बात भी याद रखें, कैपिटलाइज करने के लिए हमारी सिग्निफिकेंस एक नाउन की भी है। नाउन आपको पता है कॉमन नाउन भी होता है और प्रॉपर नाउन भी होता है। अगर मैं कहता हूं लाइब्रेरी, तो जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा जेनेरिक होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। लाइब्रेरी जेनेरिक है, मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक बनाऊंगा कायदे आजम लाइब्रेरी, तो कायदे आजम का क्यू कैपिटल होगा और लाइब्रेरी का एल कैपिटल होगा, ये कैप्साइज किया जाएगा। तो याद रखिए कैपिटल लेटर्स जो है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि हम ज़्यादातर अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इसको भी जो है इग्नोर करते हैं। एक बात तो हम जानते हैं कि जब सेंटेंस का स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कैपिटल से शुरू करते हैं। जैसे विजडम रूल्स द वर्ल्ड, तो डब्ल्यू कैपिटल हो गया। प्रॉपर नाउन के लिए भी मैंने बताया कि अहमद हो या मंडे हो या जना लाइब्रेरी हो तो कैप्साइज हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट ऑल द टाइटल्स। जैसे हम कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसके अंदर आप जरा नोट करें ए कैपिटल है, अब ये आर्टिकल को नहीं लगाया, फिर कैपिटल है, प्रपोजिशन को नहीं लगाया, फिर कैपिटल है और फिर कैपिटल है। मैं यहाँ पे आपको एक टिप भी देता चलूं, अगर इस टिप को आप नोट करें तो टिप ये है, लेट मी क्लियर द स्पेस। सी, हमारे पास एक होता है हेल्पिंग वर्ब, विल, शेल, जिसको हम कहते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, बिन। फिर एक हमारे पास होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन के अंदर एंड, बट, ईदर और, नीदर नॉर। फिर हमारे पास होते हैं आर्टिकल्स, जैसे हम कहते हैं ए, एन, दी, द। फिर हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन, जिस तरीके से हम ऑन, एट, एटसेट्रा यूज करते हैं। मेन वर्ड्स के साथ आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन ये टाइटल के अंदर अगर ये स्टार्ट में आ जाए, जैसे अभी मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये स्टार्ट में आ जाए तो कैपिटल होते हैं, और जब अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में चले जाते हैं। जैसे आप देखें मेन कैप्साइज किया ए, अब ये आर्टिकल अंदर यूज हुआ है तो मैंने इसको स्मॉल यूज किया है, जबकि वर्ड तो है लेकिन इन स्मॉल यूज हुआ है, और 80 डेज को हमने कैप्साइज किया है। फिर टाइटल देख के अब ये आर्टिकल बाहर आया है, स्टार्ट में आ रहा है तो कैपिटल हो गया, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये अंदर इस्तेमाल हुआ है प्रपोजिशन तो स्मॉल में, और ये कैपिटल है। ये वो चीज़ है कि जब आप एसे का टाइटल, प्रेसी का टाइटल और कैप्साइज करते हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। एक और चीज़ देखें कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसके अंदर इनिशियल्स, एब्रीविएशंस और कंट्रैक्शंस, इनको भी जानिए। इनिशियल्स एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स। एक्रो का मतलब होता है इनिशियल टोन, जैसे इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, तो फर्स्ट इनिशियल पिक कर लिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनपीटी एंड सीटीबीटी मींस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो सबका इनिशियल मैंने पिक किया। एब्रीविएशन शॉर्टन फॉर्म है, प्रोफेसर का प्रॉफ, जैन, फैब, मिस्टर, डॉक्टर। कॉन्ट्रैक्शन अभी मैं बता के हटाऊं कि ये भी शॉर्टन फॉर्म है। ये देखें ये चीज़ें इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इन दो पेपर्स के अंदर प्रेफरेबली इनको अवॉइड किया जाता है। पंक्चुएशन में पूछे जाएं तो यूज़ किए जाते हैं, अदरवाइज इनको हम अवॉइड करते हैं। तो समरी नटशल क्या हुई, जो आपको सीएसएस में क्वेश्चन आ रहे हैं उन तमाम क्वेश्चंस को अगर आप अप्लाई करें, जो हम अपनी एक्सरसाइजेज में भी यूज़ करेंगे, तो मैंने नटशल समरी आपको बता रहा हूँ कि इस लेक्चर की समरी ये है कि कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखें, फुल स्टॉप, कोमा, कॉलन का यूजेज आपको आना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ आना चाहिए, कोटेशन मार्क्स आने चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इंट्रोगेटिव मार्क आना चाहिए।
अगर आप इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइजेस में, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पेपर पे होता है। विद ऑल दीज suggestions and instructions, the topic is over, and thank you very much.